नमस्कार दोस्तों, बराड़ा स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 74 में किया गया है। 74 के अनुसार केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करेगी। बात करें मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। देखिए दोस्तों, जब मंत्री परिषद पूछा जाए, मंत्री परिषद में शामिल हैं, तो इन तीनों को मिलाकर के एक बनती है मंत्री परिषद। तो जब हम मंत्री परिषद बोल रहे हैं तो इसके भीतर 3 प्रकार के मंत्री बोले जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन तीनों को मिलाकर के मंत्री परिषद बनती है। समय समय पर हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो उनकी लाइनें अलग अलग होती है। कभी कभार एक शब्द आ जाता है कि अखबारों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया गया है, और कभी कभार अखबार की लाइन होती है कि मंत्री परिषद में फेरबदल कर दिया गया है। तो सामान्यतः हम इनका अंतर पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट, राज्य और उप। अब कभी अखबार में आप ऐसा पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया गया है, तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये चीज सीख ले कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं 1 प्रकार के। वो केवल और केवल कैसे मंत्री शामिल किए जाते हैं, कैबिनेट। बात करें कि मंत्री परिषद का, बात करें मंत्रिमंडल का, केंद्र में मुखिया कौन होता है, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों का मुखिया क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मंत्री होता है। स्कूलों में हम देखते हैं प्रधान अध्यापक, ऐसा व्यक्ति जो अध्यापकों में प्रधान है। तो प्रधान अध्यापक होता तो एक अध्यापक ही है, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का भी मुखिया होगा, मंत्रिमंडल का भी मुखिया होगा। जो शर्तें मंत्रियों के लिए लागू होंगी वो शर्तें प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होती हैं। बात करें कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए, किसी भी प्रकार का मंत्री बने या प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है, तो केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए योग्यता यह है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। चाहे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति ही केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अब यही प्रश्न योग्यता न्यूनतम आयु में वायदे भी चला जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु है या रेल मंत्री के लिए न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनेगा तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा। अब सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 और राज्यसभा के लिए है 30। तो इनमें से जो कम होगी 25। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की बात करें या किसी अन्य मंत्री की बात करें, प्रत्येक जो केंद्र सरकार में मंत्री बनना चाहता है, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसकी टाइम लिमिट होगी। अधिकतम ऐसा व्यक्ति 6 माह तक ही पद पर रह सकता है, या तो उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता धारण करनी होगी, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। अब बात करें कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के चुनाव तो होते नहीं है, इनकी होती है नियुक्ति। तो नियुक्ति में अनुच्छेद 75 इस बात को कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है
किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। अब बच्चे अन्य मंत्री। अन्य मंत्री से मेरा मतलब है कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, चाहे उप हो, नियुक्ति सबकी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन एक प्रश्न ये है किसके परामर्श से करेगा? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार के मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। या किसके परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य से मेरा मतलब है कैबिनेट, राज्य, उप। बात करें जब भी मंत्री नियुक्त हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, तो इनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति का ही होता है। बात करें कि कार्यकाल क्या है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मंत्री की बात करें तो लोकसभा के सदस्य भी मंत्री बन जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन जाते हैं। तो इनका कार्यकाल आपको 5 वर्ष और 6 वर्ष के रूप में नहीं देखना है। केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकती है, अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। जब तक राष्ट्रपति कृपा आशीर्वाद बना रहे, जब तक कृपा आशीर्वाद से मेरा मतलब है जब तक राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं करे, केंद्रीय मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रह सकती है। तो इनके कार्यकाल को 5 साल और 6 वर्ष में डिवाइड नहीं करें। अब इनका जो त्याग पत्र है वो कौन स्वीकार करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई सदस्य या प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र देता है तो स्वीकार करने का जो कार्य होता है राष्ट्रपति का ही होता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करके भेजता है। अब बात करें उत्तरदायित्व की, बहुत अच्छा बेहद आने वाला प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मतलब है कि सबके सब में आएंगे। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सबके सब मिलकर के किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा। केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के साथ जीती है और मरती है। जब तक लोकसभा जीवित है, मंत्री परिषद जीवित है। लोकसभा मर जाए, लोकसभा भंग हो जाए, मरने से मतलब है लोकसभा को यदि भंग कर दिया जाए तो मंत्री परिषद को अलग से भंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही भंग हो जाएगी। इसलिए और लोकसभा को भंग करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति में है, इसलिए इनका जो कार्यकाल भी माना गया है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना गया है। बात करें कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद संसद अपने अपने सदन के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। ये इनका उत्तरदायित्व हुआ मंत्री परिषद का। अब हम देश की राजनीति पर गौर करें तो 47 से 77 तक हमारे देश में एक दलीय सरकारों का निर्माण हुआ। एक दल था वो कांग्रेस। सन 47 से 77 तक के जितने प्रधानमंत्री देखें वो एक पार्टी से रिलेशन रखते थे, कांग्रेस से। लेकिन 1977 के बाद एक जमाना आया जब आपके देश में गठबंधन और साझा सरकारें बनने लगी। जैसा नाम है, पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, साझा सरकार है। तो जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, पूर्ण बहुमत नहीं मिले, तो कई दल मिलकर के एक सरकार का संचालन करते हैं। तो कई दल जब शामिल हो जाते हैं तो उसे साझा सरकार या गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री हमेशा कमजोर रहता है, उस पर गठबंधित दलों का निरंतर दबाव बना रहता है। तो
केंद्र सरकार में पहले मंत्रियों पे कोई ऐसी लिमिट नहीं थी, कितने मंत्री हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में केंद्र और राज्य में मंत्रियों की लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस आई है 91 में। संविधान संशोधन 2003 से ये प्रावधान कर दिया गया है कि मंत्री परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या निम्न सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में निम्न सदन है विधानसभा और देश में निम्न सदन है लोकसभा। तो निम्न सदन की कुल संख्या, जैसे लोकसभा है, मनोनीतों को छोड़ दें, वर्तमान में उनको डिलीट कर रहे, तो 543 लोकसभा, निम्न सदन की कुल संख्या 543 के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री भी इसी 15% के दायरे में रहेगा। तो ये जो प्रावधान किया गया है मंत्रियों को संख्या को नियंत्रित करने के लिए, ये प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ये तो दोस्तों मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के हेड के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री। अब भारत के प्रधानमंत्रियों पर हम यदि गौर करें, उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनका जिक्र भी इस टॉपिक में हम करेंगे। उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पुटअप होता रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। सैतालीस से 1964 तक देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनसे कुछ जो खास प्रश्न हैं नेहरू जी से, उन पर अपन को गौर करना है। देखिए, नेहरू जी एक तो आपके देश में सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा समय लगभग 17 वर्षों तक, पूरे 17 वर्ष तो नहीं कर पाए, लगभग 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी का ही रहा है। तो एक खास प्रश्न तो यह है कि देश में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत का जो विकास किया, आर्थिक नियोजन में जो योगदान दिया, वो पंचवर्षीय योजनाओं में दिया। और आपके देश में पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत 1951 में की गई थी, प्रधानमंत्री सन 51 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, अच्छा प्रश्न है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का जो मंदिर बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीतियों के लेवल पर अपन इनकी बात करें तो इन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के साथ एक समझौता किया, पंचशील समझौता। पंचशील समझौते की सन का आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है पंचशील समझौता कब हुआ था। तो यह 1954 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो देश के हिसाब से देखें तो भारत चीन के बीच में हुआ। प्रधानमंत्रियों के हिसाब से देखें, चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम पे चाउ एन लाई थे, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 5 खास चीजें बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के ली गई, जैसे एक दूसरे की एकता, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाएंगे, अनाक्रमण की नीति को अपनाएंगे, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे, लाभ के हितों की एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसे 5 चीजों को लेकर के एक समझौता हुआ।
हमारा चीन के साथ, चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ, उसे पंचशील समझौता कहा जाता है। हालांकि पंचशील समझौते की पालना चीन की तरफ से नहीं की गई। चीन ने पीठ में छुरा घोंपा और उसी नेहरू जी के समय पर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा किया। तत्कालीन समय पर सन 1962 में भी आपके देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और कोल्ड वार शुरू हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व मुख्य रूप से दो गुटों में विभाजित हो रहा था, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट में। कुछ विश्व के देश अमेरिका के साथ लग रहे थे, कुछ विश्व के देश सोवियत रूस के साथ लग रहे थे। ऐसे समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और ये आंदोलन के कुछ और व्यक्ति भी सूत्रधार रहे। अब मुख्य सूत्रधार तो तीन थे, नेहरू, नासिर, टीटो। नासिर मिस्र के थे, टीटो यूगोस्लाविया के थे और नेहरू। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मेन सूत्रधारों की बात करें तो ये तीन व्यक्ति मेन सूत्रधार रहे, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र से थे, टीटो यूगोस्लाविया से थे। इसके अलावा एक नाम आता है सुकर्णो। इन्होंने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने में बड़ा सहयोग किया। ये इंडोनेशिया से थे। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, इन्होंने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता की बात करें तो जन्मदाता नेहरू जी थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन लगभग एग्जामों में खूब पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1961 में किया गया। कौन से स्थान पर किया गया? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में किया गया। तो नेहरू जी से जुड़े हुए कुछ खास प्रश्न थे जो मैंने आपसे जिक्र किया। एक तो ये सबसे ज्यादा समय तक आपके देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 वर्षों तक ये पद पर बने रहे। पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत 51 में की गई थी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। से नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर इन्होंने ही कहा। 54 में चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता करने वाला हमारा प्रधानमंत्री नेहरू जी था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नासिर, टीटो और सुकर्णो के साथ मिलकर हमारे नेहरू जी ने ही चलाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में यूगोस्लाविया देश में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 64 में इनकी मृत्यु होते ही कुछ समय के लिए आपके देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए। कार्यवाहक नेहरू जी मरे और 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। गुलजारी लाल नंदा। देखिए, कार्यवाहक संविधान में इसका बिल्कुल उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति यदि मर जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उल्लेख है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री मरे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, इस बात का संविधान बिल्कुल जिक्र नहीं करता है, कोई उल्लेख नहीं करता है। लेकिन दो मौके आए, एक तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद और एक शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, जब आपके देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। खास बात यह है कि दोनों ही बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जो पद सुशोभित किया गुलजारी लाल नंदा ने किया। तो 13 दिन रहे। इनके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। ये 64 से और 66 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो शांति पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। शांति पुरुष या मैन ऑफ पीस के नाम से कौन से प्रधानमंत्री को जाना जाता है?
तो शांति पुरुष या मैन ऑफ पीस के नाम से किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। शास्त्री जी के समय एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटित हो जाती है 1965 में। भारत पाक युद्ध हो जाता है। देखो 62 में जब चीन से लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, लेकिन 65 से जब पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुआ, हम जीते भी, भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिखाया, हम जीते। लेकिन सन 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 65 के एक वर्ष बाद 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस समझौता है। ताशकंद समझौता करने वाला भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। तो देखिए, दो मुख्य लड़ाई पाकिस्तान से हुई, वैसे 3 हो चुकी है कारगिल युद्ध को देखें तो, लेकिन 65 में 71 में 2 बड़ी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हमने लड़ी। तो 65 में जब लड़ाई हुई लाल बहादुर शास्त्री थे, 71 में इंदिरा गांधी थी। तो एक वर्ष के बाद, दोनों लड़ाइयों के जस्ट एक वर्ष बाद एक समझौता हुए हैं। 65 में लड़ाई हुई, 66 में ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौते का वर्ष पूछा जाए, 66 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ। नाम से पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने भाग लिया। तो जैसी पाकिस्तान की आदत रही है गिड़गिड़ाने की, भारतीय सेनाओं ने परचम फहराया, बहुत आगे तक पाकिस्तान में हमारी सेनाएं घुसी। ताशकंद में सभी नेताओं ने, समझदारों ने समझाने का प्रयास लाल बहादुर शास्त्री को ही किया, और लाल बहादुर शास्त्री इस बात के लिए मजबूर कर दिए गए कि जीते हुए प्रदेशों को भारतीय सेना वापस कर देगी, भारत उन प्रदेशों को छोड़ जाएगा, भारतीय सेना उस स्थान पाई जाएगी जहां पर युद्ध से पहले थी। मजबूरी में साइन करने पड़े लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन उसी बात का इनको ऐसा सदमा लगा, इनके दिमाग में ये बात आई होगी कि अब शहीदों की विधवाओं, बच्चों के लिए अब कोई जवाब नहीं है। यदि समझौता ही करना था, जमीन वापस ही देनी थी, तो इतने जो लोग शहीद हुए हैं उनका बलिदान का क्या होगा? तो बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत कहां हो गई थी? ताशकंद में। तो एक अच्छा प्रश्न आता रहता भाई कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई? तो विदेश में मरने वाला भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। 1966 में इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई। अब बात करें ताशकंद की लोकेशन की, ये ताशकंद कहां है? तो जब इसका समझौता हुआ 66 में, तो सोवियत रूस में था। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में ताशकंद कहां है? तो अब ये ताशकंद कौन सी जगह पर है? उज्बेकिस्तान में। भारत में आदमी की जो कद्र होती है दोस्तों, मरने के बाद ज्यादा होती है। लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न के लिए काबिल तो शुरू से ही थे, लेकिन एक अच्छा प्रश्न आता है इनको 66 में मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। तो एक प्रश्न आता रहता कि मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो मरणोपरांत भारत में पहला भारत रत्न हमारे कौन से प्रधानमंत्री को दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 66 में ताशकंद में हुई, और इनके मरने के बाद फिर कुछ समय के लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपके देश में बनाए गए, गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए, प्रथम कार्यवाहक और अंतिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपके देश में बने गुलजारी लाल नंदा। दोनों ही समय, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने कुछ समय के लिए, फिर 1966 में ही आपके देश की पहली, आपके देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनाई गई
इंदिरा गांधी 66 से 77 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रही। आगे चल के फिर 80 से 84 के बीच में भी रही, लेकिन 66 से 77 तक 11 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यों की बात करें तो देश हित में इसने बहुत सारे कार्य किए। एक बड़ा कार्य तो इन्होंने 1969 में सर्वाधिक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। एक बहुत बड़ा कार्य इंदिरा जी ने किया। अब तक सबसे ज्यादा एक साथ 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, वर्ष भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स की साइड से प्रश्न आ जाते हैं, सर्वाधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कौन से वर्ष में किया गया। तो भारत में सबसे ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। प्रधानमंत्री आपको याद रहनी चाहिए, बैंकों का सबसे ज्यादा इनको जो राष्ट्रीयकरण किया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1971 में फिर दोबारा से भारत पाक युद्ध हो जाता है। देखो, इससे पहले 65 में जो हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई वो हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहे थे, तो उस चक्कर में लड़ाई हुई। इस टाइम पे समस्या थोड़ी सी अलग थी। इंदिरा गांधी के समय पे पाकिस्तान का विभाजन कुछ इस प्रकार से था, इसके दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजनीति पे जो दबदबा रहा शुरू से पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का रहा। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ अच्छे कार्य नहीं किए, डेवलपमेंट में ये पीछे रहे। सेना और पुलिस के द्वारा भी मारपीट इधर के नागरिकों के साथ की जाती थी। जब इधर के नागरिक पिटते थे, पहले बॉर्डर पे अब की तरह हमारे पे सुरक्षा नहीं थी, तो यहां से कुछ लोग भाग करके हमारे देश में आ जाते। अब भारत की शरण में आए तो शरणार्थी कहलाए। भाई कोई भाग करके दूसरे देश से हमारे यहाँ आ रहा है, शरण ले रहा है, तो शरणार्थी तो बोलेंगे उससे। तो शरणार्थी लगातार आ रहे थे। मेहमान दो चार ही अच्छे लगते हैं, झुंड के झुंड आएंगे तो वो कैसे मैनेज हो पाएंगे। उनका भारत में कोई मूल निवास नहीं, उनके नाम पर कृषि भूमि नहीं, पेट उनको भरना, तो भारत में अपराध बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी ने भुट्टो को चेताया इस समस्या का निदान करें। लेकिन जब समस्या का निदान नहीं हुआ तो इंदिरा गांधी ने खुद की तरफ से युद्ध किया और युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाई और वो स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश। इस तरह से भारत के एक नाती पैदा हो गया 71 में। बांग्लादेश का जो पूर्व नाम था पूर्वी पाकिस्तान था। सन 71 में इंदिरा गांधी ने युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान से एक स्वतंत्र देश बसा दिया, बांग्लादेश। तत्कालीन समय पे भारतीय सेना के फील्ड मार्शल थे जनरल SHFJ मानेकशॉ, सैम जी, हॉर्मुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। पाकिस्तान के जनरल थे न्याजी। न्याजी ने लगभग 1 लाख की फौज के साथ मानेकशॉ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर इस युद्ध के बाद 72 में फिर एक समझौता हुआ, पाकिस्तान अपनी नीति पर आया। शिमला समझौता हुआ, भारत में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारी तरफ से हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। जिन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया समझौते के द्वारा, वो सैनिक वापस पाकिस्तान भेज दिए गए। तो इंदिरा गांधी ने एक बड़ा काम ये किया कि आपके पड़ोस में आज भी एक देश बसा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की देन है। उस देश का नाम है बांग्लादेश, जिसे पहले कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो एक बड़ी घटना इंदिरा गांधी के जमाने में ये हुई। इसके अलावा सबसे ज्यादा बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो इंदिरा गांधी ने करवाया सन 1969 में। और इंदिरा गांधी के कार्यों पर आप गौर करें इसी कार्यकाल में
इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहली बार परमाणु परीक्षण 74 में हुआ। कौन सी जगह हमारे देश में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया? पोखरण में। और अब तक परमाणु परीक्षण 2 बार हुए। 98 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, एक 74 में हुआ तत्कालीन समय पर भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। एक बहुत बड़ा काम किया, भारत को परमाणु संपन्न शक्ति वाले देशों में शामिल करने का जो प्रयास शुरू किया वो इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ऐसी पहले प्रधानमंत्री थी जिसने भारत की गरीबी की ओर ध्यान दिया। इसी के शासनकाल में 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का फेमस जो नारा दिया। हालांकि इस देश से गरीबी हटी नहीं और चांस भी नहीं है, क्योंकि भारत में गरीबी में आदमी को पूरा आनंद आता है। निःशुल्क गेहूं, रहने के लिए अंदर आवास, प्रधानमंत्री जन आवास योजना मिलेगी। तो लेकिन जो भी हो, गरीबी हटाने का जो पहला प्रयास किसी प्रधानमंत्री ने किया नारे के रूप में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी के और कार्यों पर गौर करें तो इसके शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है, संविधान संशोधन जब हुआ 76 में, उस टाइम पर भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ही थी। 1976 में हुआ। इस संशोधन को लघु संविधान मिनी संविधान कहते हैं। बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए, मूल कर्तव्य रूस देश से लिए गए, भारतीय संविधान का भाग बनाए गए। उस टाइम पे हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर इंक्रीज करके 6 वर्ष तक किया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो ये जो संशोधन हुआ 42वां लघु या मिनी संविधान इसको कहा जाता है। इस संशोधन के समय भी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वैसे बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री थी। एक बड़ी समस्या के रूप में देख रही थी। अलग से भी पॉपुलेशन वाले टॉपिक से प्रश्न आ जाता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है, जनसंख्या विस्फोट का जो समय है भारत में, इन 3 दशकों को एक तरह से माना गया है। 51 से 81 के जो 3 दशक थे, जनसंख्या विस्फोट का काल था भारत में। इंदिरा गांधी ये जानती थी सब समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि है। हमको भी गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे कि कहीं किसी प्रश्न में फंस भी जाएं तो एक बिंदु तो जनसंख्या वृद्धि का काम में ले लिया करो, जिससे प्रश्नों काम में आए। कभी प्रश्न आया कि भारत में गरीबी के कारणों की विवेचना कीजिए, तो ये बिंदु फिट हो जाता था, जनसंख्या वृद्धि। भारत अब तक विकसित देश नहीं बन पाया है, कारण क्या रहे, तो उसमें फिट हो जाता। भारत में बेरोजगारी के कारणों की विवेचना कीजिए, चीज फिट हो जाती थी। तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए नसबंदी जो कार्यक्रम भारत में पुरजोर ढंग से लागू किया गया था, या परिवार नियोजन कार्यक्रम जो पुरजोर ढंग से लागू किए गए, तो उनका जो श्रेय जाता है, उनका श्रेय भी इंदिरा गांधी को जाता है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के प्रधानमंत्री। पार्ट 1 में आपने 1977 तक जो देश के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, 77 तक जो भी प्रधानमंत्री थे एक दलीय सरकारों के थे। सभी प्रधानमंत्रियों का संबंध कांग्रेस पार्टी से ही रहा। नेक्स्ट पार्ट में 1977 से अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अध्ययन करेंगे। उस पार्ट को देखना आप बिल्कुल नहीं भूलें।
एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, आवश्यक रूप से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलते रहें। यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि उनके समाधान के प्रयास हो सकें। धन्यवाद।